सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय पढ़ेंगे। तो पहला प्रत्यय है टाप प्रत्यय। यह स्त्री प्रत्यय है जिसके प्रयोग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। मतलब पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह अकारांत शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। तो ये टाप प्रत्यय वहीं लगेगा जो कि शब्द पुल्लिंग में हो और अकारांत शब्द हो। शब्द के अंत में अक आने पर उसका इक हो जाता है। इस प्रत्यय का आ शेष बचता है। मतलब टाप प्रत्यय का क्या शेष बचेगा? आ। जब हम अगर किसी शब्द में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो टाप के स्थान पर उसका क्या हो जाएगा? आ। और ये शब्द किस में लगता है? जो शब्द अकारांत होते हैं। ठीक है। और इस प्रत्यय के प्रयोग से पुल्लिंग शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे समझते हैं उदाहरण से। छात्र शब्द में हमने टाप प्रत्यय लगाया। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? टाप प्रत्यय का क्या शेष बचता है? आ। तो छात्र प्लस आ। ठीक है। अब हम इसको जोड़ देंगे तो छात्र प्लस आ की मात्रा इस पे लग गई तो हो गया छात्रा। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। बालक प्लस टाप। मतलब बालक शब्द में हमने टाप प्रत्यय लगाया। अब इसमें क्या बताया गया था कि अकारांत शब्दों में लगता है, यानी अकारांत है बालक का में आ है, अकारांत शब्द में अब इसमें टाप प्रत्यय लगाना है। ठीक है। और एक नियम क्या था कि शब्द के अंत में अक आने पर उसका इक हो जाता है। ठीक है। तो अब बालक, बाल प्लस अक, इसमें अक है ना लास्ट में, अक, तो इसमें हमने प्रत्यय लगाया है टाप, तो टाप का क्या बचा? आ। ठीक है। और अक का क्या हो जाता है? शब्द के अंत में जो अक होता है उसका इक हो जाता है। तो अक की जगह हो गया इक प्लस टाप प्रत्यय का आ शेष बचता है। अब जब हम इसको जोड़ देंगे तो इक प्लस आ इका हो गया ना। और पहले क्या शब्द है? बाल। तो बाल और इका तो क्या हो गया? बाल प्लस इक प्लस आ, यही हुआ ना, इक प्लस आ, और बाल शब्द ये बाल आ गया तो क्या हो गया? बाल इक प्लस आ। तो बाल हलंत का है, ई इसमें मिल गया बाली, और क में आ मिल गया तो का। अब हम मतु प्रत्यय पढ़ेंगे। इस प्रत्यय का प्रयोग वाला अर्थ में होता है। जैसे धनवान, धनवाला, शक्तिमान, शक्ति वाला, शक्ति से युक्त। जिन शब्दों के अंत में अ या आ होता है, मतलब शब्द के अंत में अ या आ हो, उनमें मतुप प्रत्यय लगाने पर वत शेष रहता है। ठीक है। अकारांत शब्दों में अगर हम मतुप प्रत्यय लगाएंगे तो उसका क्या रहेगा? मतुप प्रत्यय का क्या शेष बचेगा? वत। शब्दांत अ या आ से भिन्न होने पर, और अ या आ अगर शब्द के अंत में नहीं है, उसमें हमने मतुप प्रत्यय लगाया है तो उसका मत शेष रहता है। ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, शब्दांत में अ या आ होगा तो मतुप प्रत्यय लगाने पर उसका वत शेष बचेगा, और अगर अ या आ से भिन्न है शब्दांत तो उस मतुप प्रत्यय का मत शेष बचता है। मतुप प्रत्ययांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भगवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी के समान, और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। पुल्लिंग शब्दों में जब लगाते हैं पुल्लिंग में कैसे चलेंगे? भगवत के समान, भगवान, भगवंतो, भगवंता। स्त्रीलिंग में नदी के समान, नदी, नद्यौ, नद्यः। और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं, जगत, जगति, जगन्ति। उदाहरण से समझते हैं। जैसे धन शब्द में मतुप प्रत्यय लगाया। ठीक है। तो धन शब्द है धन, तो अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है ना। तो हमने परिभाषा में पढ़ा कि शब्दांत अ या आ से अ या आ होता है शब्दांत, तो मतुप प्रत्यय लगाने पर वत शेष बचता है। ठीक है। तो इसका क्या शेष बचेगा? वत। तो अब नपुंसक लिंग में कैसे चलेंगे? नपुंसक लिंग में जगत की तरह, तो जगत यानी धनवत। पुल्लिंग में कैसे चलेंगे? भगवत की तरह, तो भगवत के रूप कैसे चलते हैं? भगवान, भगवंता, तो हो गया धनवान। ठीक है। और स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं? नदी की तरह, तो धन शब्द में नदी की तरह लगाया तो वत लगा है, तो वो क्या हो गया? धनवती। फिर गुण शब्द में हमने लगाया मतुप प्रत्यय, तो अकारांत है ये भी, तो मतुप का क्या हो जाएगा? वत। तो गुणवत। ठीक है। नपुंसक लिंग में हो गया गुणवत। पुल्लिंग में गुणवान, और स्त्रीलिंग में गुणवती। नदी की तरह चलेंगे ना तो गुणवत, और नदी में ई की मात्रा होती है तो गुणवती। फिर शक्ति में लगाते हैं हम मतुप प्रत्यय। तो इसमें क्या था परिभाषा में? अ या आ से भिन्न होता है, भिन्न शब्द में मतुप प्रत्यय लगाने पर उसका क्या शेष बचता है? मत। तो यहाँ ई है तो मत का क्या शेष बचा? मत। तो शक्ति मत।
ठीक है। नपुंसकलिंग में किसकी तरह चलेंगे? जगत की तरह, तो हो गया शक्तिमत। पुल्लिंग में कैसे चलेंगे? पुल्लिंग में भगवत की तरह यानी भगवान, भगवंतौ, भगवंता, भगवान यानी शक्तिमान, ठीक है। और स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलेंगे तो शक्तिमती, ठीक है। ये हो गया आपका मतु प्रत्यय। अब हम देखते हैं त्व प्रत्यय, ठीक है। तो त्व प्रत्यय किस में लगता है? विशेषणवाची शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए त्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये किस में लगता है? विशेषण में लगता है, और जब त्व प्रत्यय लगा देते हैं तो वो किस में बदल जाता है? भाववाचक संज्ञा में। यह प्रत्यय नपुंसकलिंग एकवचन में रहता है, ठीक है। तो विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, जैसे विशेषण क्या है? लघु, ठीक है। लघु में हमने त्व जोड़ दिया तो क्या हो गया ये? और इसमें क्या करते हैं? देखिए, लघु और त्व प्रत्यय जोड़ दिया, लघुत्व, और बाद में हलंत माँ लगा देते हैं। जैसे नपुंसकलिंग एक वचन फलम होता है ना, फलम, फले, फलानी, लेकिन नपुंसकलिंग एक वचन में ही बनेंगे तो क्या जाएगा? जैसे फलम। इसी तरह लघुत्वम, बहुत ही ईजी है ये, सबसे ज़्यादा ईजी है। इसी तरह गुरु प्लस त्व, गुरु में हमने त्व प्रत्यय लगाया तो गुरु, गुरुत्व, और बाद में हलंत माँ लगा दिया फलम की तरह तो हो गया गुरुत्वम। महत प्लस त्व, महत प्लस में त्व लगाया तो क्या होगा? महत्व, और हलंत माँ लगा दिए क्योंकि इसके रूप नपुंसकलिंग एक वचन में चलते हैं तो फलम की तरह महत्व। ये ध्यान रखना है आपको। देखिए, इधर भी ता है, इधर भी ता है, ठीक है। तो दो आधे ता दो आएंगे, एक ये हलंत ता और ये भी हलंत ता है, तो एक ये ता हो गया और एक ये ता हो गया, फिर इसमें व, ठीक है, महत्वम, और माँ हलंत माँ लगा दिया। अब देखिए, विशाल प्लस त्व, विशाल शब्द में हमने त्व प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? विशालत्व, और बाद में हमने हलंत माँ लगा दिया तो फलम की तरह रूप बन गया विशालत्व। आशा है आपको समझ आ गई होंगे।